वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन वंस अगेन। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं इडेमा। इडेमा इडेमा का मतलब कुछ नहीं है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यूज़। इडेमा इज़ नथिंग जस्ट प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यूज़। अब वो इडेमा हो सकता है दो तरीके का। एक तो हो गया एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यूज़, एक हो गया जिसे हम कह रहे हैं इंट्रासेलुलर एडिमा, और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। एडिमा कौन सा हुआ? एक हो गया इंट्रासेलुलर एडिमा और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। इंट्रासेलुलर एडिमा के बहुत ज़्यादा कॉजेज़ नहीं हैं, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। इंट्रासेलुलर एडिमा का पहला कॉजेज़ हो सकता है जिसे कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया का सिंपल मतलब क्या है? सोडियम का कम हो जाना। अब सोडियम अगर ECF में कम हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम हो गया, सेल के बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो गया और अंदर ज़्यादा है, अगर अंदर सोडियम कंपैरेटिवली ज़्यादा है और बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो क्या होगा? वाटर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा और क्या होगा? एडिमा हो जाएगा। एक ऑस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश कीजिएगा कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बाहर कंसंट्रेशन कम हो गया थोड़ा सा, तो जब इधर कंसंट्रेशन कम हो गया तो इसका मतलब सोडियम का कंसंट्रेशन अगर कम हुआ तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा, वाटर का बढ़ा, तो वाटर किधर मूव कर गया? अंदर की तरफ, और जैसे ही वाटर मूव किया तो इंट्रासेलुलर एडिमा क्रिएट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा कॉज ये हो सकता है कि किसी भी तरीके से एनर्जी कम हो जाए या तो सेल का मेटाबॉलिज्म कम हो जाए, एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म डाउन चला जाए। अब ये डाउन जाने से दो ही परिवर्तन आ सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि दोनों चीज़ों के होने से एक ही चीज़ की ATP कम हो जाएगी। ATP कम हो गई तो जो सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा था, डिफरेंट तरीके के जो पंप्स काम कर रहे थे, वो स्लो डाउन हो गए। और जैसे ही ये पंप स्लो डाउन हुए तेज़ी के साथ, क्या हुआ? अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन, आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर गया, और जब आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा तेज़ी के साथ, और इसका रिजल्ट ये होगा एडिमा हो जाएगा। तो इंट्रासेलुलर एडिमा के दो तरीके क्या हो गए? पहली बात, बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाए, सोडियम कम मतलब वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वाटर अंदर मूव कर गया। दूसरा, अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो गया तो वाटर तेज़ी से मूव, मतलब हर हाल में एक वाटर का ग्रेडियंट क्रिएट होगा, और वो ग्रेडियंट क्या करेगा कि कहीं ना कहीं वाटर को सेल के अंदर मूव कराएगा, चाहे बाहर कंसंट्रेशन वाटर का बढ़ जाए या अंदर सॉल्ट बढ़ने से वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाए। क्यों? क्योंकि पंप फेलियर हो गया था, बाहर सॉल्ट फेंका नहीं जा सकता, इस वजह से अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया। ये कॉन्सेप्ट हुआ इंट्रासेलुलर एडिमा का। अब आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की। क्या है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा? एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा को समझने से पहले हम थोड़ा सा स्टार्लिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टार्लिंग फोर्सेस कौन से? 3-4 फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस हैं जिनके बारे में जान लेना है। कहीं से भी फिल्ट्रेशन होना है, कहीं से भी, तो एक 4 फोर्सेस काम करते हैं। ये एक मान लीजिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है हमारी, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, प्लीज़ डोंट माइंड इट। ये एक मेम्ब्रेन है और इससे फिल्ट्रेशन होना है। तो फिल्ट्रेशन अगर मेम्ब्रेन से होना है तो किसी भी तरफ, तो 2-4 फोर्सेस काम करेंगे। पहली चीज़ क्या होगी कि एक फिल्ट्रेशन, एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे, एक ब्लड कैपिलरी मान लेते हैं, ये हमारी एक ब्लड कैपिलरी हो गई, इससे फिल्ट्रेशन होना है। तो ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है? प्लाज्मा है, और बाहर क्या है? बाहर है ECF का इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक, तो ये दो बातें क्लियर हुई। प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है एक एग्जाम्पल के तौर पे। और ये जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है, ये जो कैपिलरी मेम्ब्रेन ड्रॉ करी है, इसका भी कुछ ना कुछ एक कोफिशिएंट फैक्टर होगा। तो फिल्ट्रेशन जो होता है इज़ इक्वल टू एक, ये कोफिशिएंट जो कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है वो हो गया। ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्रोडक्ट होता है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी की और सरफेस एरिया का, इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। अब आगे थोड़ा सा इस डिटेल को देखते हैं कि कैपिलरी ये हो गया हमारा कोफिशिएंट, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किन चीज़ों से? एक तरफ हो गया कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी। ठीक, तो PC लिख दिया, C फॉर कैपिलरी। इससे कम क्या करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
दूसरा और कम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी एंड प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब एक एक चीज़ को समझ लेते हैं कौन से प्रेशर हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। ये कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये कैपिलरी का कोलाइडल प्रेशर है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये क्या है, ये कैपिलरी का इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कोलाइडल प्रेशर है। ठीक, अब ये हमने पाई से डिनोट किया है, ये कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और पी से जो डिनोट किया है, ये जो कोलाइडल प्रेशर है और पी से जो डिनोट किया है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। दो प्रेशर किस तरीके के हो गए, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, जो वॉल्यूम की वजह से एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, जो इसके अंदर इधर और उधर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो प्रेशर बिल्डअप कर रहा है ये कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, और बाहर जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। और एक हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आता है मेनली प्रोटीन्स की वजह से, और प्रोटीन्स का हमेशा नेचर होता है वाटर को बाउंड करके रखने का। प्रोटीन चाहती हैं कि वाटर उनसे बाउंड रहे, और ये बाउंड रखने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ से प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब एक बार इस फोर्सेस को इस कैपिलरी वॉल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी हो गई एक बड़ी सी कैपिलरी, और इसके चारों तरफ ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ है, चारों तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हुआ है, और इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है। ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब जो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो वाटर को बाहर की तरफ ढकेलेगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इसे अंदर, वाटर को अंदर की तरफ ढकेलेगा। ये इधर से फोर्स लगाएगा, इधर से फोर्स लगाएगा। दूसरी तरफ जो ऑनकोटिक प्रेशर है, मतलब जो इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या कोशिश करेंगी कि वाटर को होल्ड करके रखें। तो उनका प्रेशर किधर की तरफ होगा, ये कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर है, ये कोशिश कर रहा है वाटर को बाउंड करके रखने, इसलिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है। और यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा कैपिलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वजह से, जो ऑनकोटिक प्रेशर होगा ये इसको अंदर की तरफ बाउंड करेगा, अपनी तरफ ढकेल के रखेगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट आप देखेंगे तो वो क्या होगा, कैपिलरी फोर्स बाहर की तरफ, जो कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बाहर की तरफ ढकेल रहा है, और इसकी हेल्प कौन कर रहा है, वाटर। ये इधर से ढकेल रहा है वाटर को, और ये वाटर को खींच रहा है अपनी तरफ, तो इसको प्लस कर दीजिए। अब वाटर के मूवमेंट को कैपिलरी से कौन नहीं निकलने दे रहा, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये निकलने नहीं दे रहा है, और कैपिलरी का जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये भी नहीं निकलने दे रहा है। तो अल्टीमेटली आप एक चीज़ देखिए कि क्या हुआ, चार फोर्सेस काम कर रहे हैं। चार क्या नट कहिए तो दो हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर। दोनों तरफ प्रोटीन है तो दोनों तरफ ऑनकोटिक प्रेशर हो गया, दोनों तरफ फ्लूइड फील्ड है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की तरफ ढकेल रहा है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर की तरफ ढकेल रहा है। ये कैपिलरी फोर्स अपनी तरफ, ये जो ऑनकोटिक प्रेशर अपनी तरफ बुला रहा है, और ये ऑनकोटिक प्रेशर अपनी तरफ बुला रहा है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। तो ये वाटर को बुला रहा है कि आओ भाई कैपिलरी से बाहर निकलो, ये कह रहा है कैपिलरी में रुको, मेरे पास ही रहो। और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर है ये कह रहा है कि भाई बाहर की तरफ नहीं आने देंगे, तुम्हें रोक के रखेंगे, और ये कह रहा है बाहर की तरफ निकल जाओ। इससे आप समझ सकते हैं ये हेल्प कर रहा है पॉजिटिव, ये हेल्प कर रहा है कि बुला रहा है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि आने नहीं दे रहा है। और ये भी कैपिलरी का जो ऑनकोटिक प्रेशर ये भी आने, तो ये निगेटिव हो गया। ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई, ये स्टार्लिंग फोर्सेस है। अब कंडीशन इडेमा की हो कैसे सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है कि ये वाला जो फोर्स है ये इंक्रीज़ कर जाए, इडेमा आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो ऑनकोटिक प्रेशर है, ये वाला जो हेल्प कर रहा था, ये जो है ये इंक्रीज़ कर जाए, या ये जो कैपिलरी का ऑनकोटिक प्रेशर है ये डिक्रीज़ कर जाए। ये जितना डिक्रीज़ करेगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर उतना बढ़ता रहेगा, क्योंकि कैपिलरी में अगर प्रोटीन कम हो गया तो वाटर फ्री हो जाएगा, और वाटर फ्री हो जाएगा तो कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया तो नेट फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगा। अब एक एग्जाम्पल्स के तौर पे चलते हैं और एक एक चीज़ को देखते हैं क्या कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कौन सी हो गई, जो अभी बात हमने करी, इंक्रीज़ कैपिलरी प्रेशर, इंक्रीज़ कैपिलरी प्रेशर।
अब कैपिलरी प्रेशर क्या था, इसको हम डिनोट कर रहे थे, ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है। इसकी पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए। अब ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है कि रीनल रिटेंशन होने लगे सॉल्ट एंड वाटर का। रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये जनरली क्रॉनिक या एक्यूट किडनी फेलियर में होगा। तो क्रॉनिक रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये CRF के केस में हो सकता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर में हो सकता है। या एक तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एल्डोस्टेरॉन है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन होगा। जैसे ही सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और कैपिलरी प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। जब फिल्ट्रेशन बढ़ेगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे इडिमा की कंडीशन अपीयर होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वेनस प्रेशर हाई हो जाए। वेनस प्रेशर मतलब ब्लड जो है वेन से वापस नहीं जा पा रहा है, तो अल्टीमेटली कहाँ फिल होगा, वो कैपिलरी में बढ़ेगा। वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, अल्टीमेटली जब ब्लड को आगे से प्रेशर बढ़ रहा है तो कैपिलरी में फंसने लगेगा, और जब वो कैपिलरी में फंसेगा तो ये जो प्रेशर है ये इंक्रीज़ करने लगेगा। अब ये इंक्रीज़ करेगा तो फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ये किस कंडीशन में हो सकता है, ये वेनस प्रेशर बढ़ सकता है हार्ट फेलियर के केस में, हार्ट फेलियर के केस में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। अगर वेन आगे से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई किसी भी कारण से तो कैपिलरी से फ्लूइड आगे मूव नहीं कर पाएगा और कैपिलरी प्रेशर रेस करेगा और नेट फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। या फिर पेशेंट लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन हो जाए, तो जो काफ मसल में वेनस पंप है, काफ मसल में जो वेनस पंप प्रेजेंट है वो काम नहीं करेंगे और अल्टीमेटली पूलिंग होगी और ये वेनस वॉल फेल होंगी और अल्टीमेटली क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। या आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस बढ़ जाए किसी तरीके से, आर्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ गया, आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब अगर आर्टीरियल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस जब इंक्रीज़ करेगा तो हर हाल में ये प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, कैपिलरी बैकफ्लो बढ़ेगा। और ये किस कंडीशन में हो सकता है कि सिंपैथेटिक फ्लो जो है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज़ हो जाए, ये कंडीशन हो सकती है। या सिंपैथेटिक फ्लो मतलब आर्टीरियल रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट हो गया ज़रा सा, आर्टीरियल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाए, मैं गलत बोल गया, आर्टीरियल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाए तब प्रेशर, क्योंकि आर्टीरियल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल प्रेजेंट है और यहाँ पे बीच में आर्टीरियोल प्रेजेंट है और फिर उसके बाद मेटा आर्टीरियोल्स हैं, फिर कैपिलरी हैं। अगर ये प्रेशर आर्टीरियोल ज़्यादा डायलेट हो गए तो ये कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाएगा। हर हाल में कैपिलरी प्रेशर ही बढ़ाना है, तो आर्टीरियल प्रेशर अगर इंक्रीज़ करेगा, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो ये कब होगा, जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा। या दूसरी चीज़ क्या होगी, कोई वेजोडाइलेटर ड्रग दे दी, इन सारी कंडीशंस में ये चीज़ें आएंगी। तो जस्ट करेक्ट इट। तो क्या कंडीशंस हो गई, एक तो पहली बात होगी कैपिलरी प्रेशर बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ सकता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, CRF ARF मिनरलोकॉर्टिकॉइड के केस में। दूसरा वेनस प्रेशर, वेनस प्रेशर इंक्रीज़ कर जाए किसी भी हालत में तब ये कंडीशन आएगी। दूसरा हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वेनस पंप नहीं काम कर रहा है, या आर्टीरियल रेजिस्टेंस, इन आर्टीरियल रेजिस्टेंस जो है लगातार डिक्रीज़ कर रहा है, आर्टीरियल रेजिस्टेंस लगातार डिक्रीज़ कर रहा है और सिंपैथेटिक फ्लो जो है कम हो रहा है। तो आर्टीरियल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ये चीज़ें आगे मूव करेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, डिक्रीज़ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कम होने से क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन कम होने से ये सिचुएशन आएगी कि जो ये आपने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर कि ये कैपिलरी का जो ऑनकोटिक प्रेशर है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और कैपिलरी के ऑनकोटिक प्रेशर की जैसे ही वैल्यू कम होगी, जो बैकफ्लो था, जो ये कहीं ना कहीं अपनी तरफ बुला रहा था वाटर को, ये फोर्स कम हो जाएगा और जैसे ये फोर्स कम होगा तो वाटर फ्री हो गया बाहर निकलने के लिए, और बाहर निकलने के लिए फ्री हो गया तो तेज़ी के साथ मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन किस कंडीशन में कम हो सकती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज़ कर सकती हैं। पहली कंडीशन कौन सी हो गई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, मतलब लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स बाय यूरिन, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में लॉस हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, बर्न हो जाए, कोई वूंड हो जाए तगड़ा, बर्न और वूंड की भी चीज़ें हो सकती। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिवर डिजीज़ है। लिवर डिजीज़ कॉमनली सिरोसिस ऑफ लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर होगी तो ये चीज़ हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन की कमी हो बॉडी में। अल्टीमेटली प्लाज्मा प्रोटीन
कि सिंथेसिस कम हो जाए। सिंथेसिस कम कैसे होगी? लिवर सिरोसिस में, या दूसरी कंडीशन कि प्रोटीन बॉडी में है ही नहीं, या प्रोटीन का लॉस बढ़ जाए। प्रोटीन का लॉस नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बढ़ गया, या बर्न और वुंड हो गए। ये चीज़ें हो गई। पहली चीज़ आपने क्या देखी थी कि कैपिलरी की जो है प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या देखी कि प्लाज्मा प्रोटीन ही कम हो गई, तो वापस अट्रैक्शन कम हो गया। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे देखनी है कि कैपिलरी परमेबिलिटी अगर बढ़ जाए, जो हमारी KF पढ़ा था ना, कोफिशिएंट पढ़ा था, जो कैपिलरी का कोफिशिएंट था परमेबिलिटी का, वही कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाए। अगर कैपिलरी की परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। फिल्ट्रेशन कैसे बढ़ सकता है? इम्यून रिएक्शंस की वजह से हो सकता है कि कैपिलरी की वॉल डैमेज हो गई, हिस्टामिन्स निकल आए। दूसरा क्या हो सकता है? टॉक्सिन्स हो गए, बैक्टीरियल या वायरल। इसके अलावा बर्न्स के कंडीशन में भी ये होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो गया, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर गई। तीसरी, कोलेजन फाइबर ख़राब हो गए, विटामिन C की डिफिशियंसी हो गई। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द ब्लॉकेज ऑफ। ये एक अलग फैक्टर हो गया। पहला फैक्टर क्या पड़ा? कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ गई। दूसरा क्या पड़ा? डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। चौथी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो लिम्फ से वापस रिटर्न जा रहा है, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ रिटर्न। लिम्फ रिटर्न अगर वापस जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लिम्फ वापस नहीं जा पा रहा, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जितना कलेक्ट होता है, इस थ्योरी को इंपॉर्टेंट समझिएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल के चारों तरफ जितना प्रेजेंट होता है, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज से लिम्फ का जो लिम्फ की कैपिलरीज हैं उनसे ड्रेन हो करके लिम्फ नोड में होते हुए वापस ब्लड में जाता है। ये एक साइकिल कंटिन्यूसली चल रहा होता है। और ये अगर साइकिल ब्लॉक हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि लिम्फ नोड से रिटर्न नहीं जा पाएगा, और ये ब्लॉकेज लिम्फ रिटर्न हो गया। और जब लिम्फ रिटर्न नहीं हो पा रहा है तो प्रेशर अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा। ये किस कंडीशन में हो सकता है? कैंसर के केस में हो सकता है, इन्फेक्शंस में हो सकता है, जैसे बहुत कॉमन फाइलेरिया में यूजुअली ये होता है। और सर्जरी, अगर सर्जरी हुई है किसी कारण से लिम्फ ब्लॉक हो गया तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या कोई कंजेनाइटल डिजीज़ हो। तो ये आई थिंक पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि आपके एडेमा के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक बार क्विक रिवीजन की तरफ बहुत तेज़ी के साथ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एडेमा क्या है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यूज़। इंट्रासेलुलर हो सकता है, एक्स्ट्रासेलुलर हो सकता है। इंट्रासेलुलर मेनली हाइपोनेट्रीमिया, मतलब अल्टीमेटली हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हुआ सेल के बाहर तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया कंपैरेटिवली, और अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली ये वाटर मूव करने लगेगा अंदर की तरफ। सोडियम का कंसंट्रेशन में बहुत चेंज नहीं है, बाहर 140 है, अंदर 14 है। अब ये अगर बाहर 130 रह जाए, अंदर वही 14 बना रहा है, तो वाटर कंपैरेटिवली यहाँ पे इंक्रीज कर गया बाहर की तरफ, वाटर अंदर की तरफ रश करने लगेगा। ये हुआ एक इंट्रासेलुलर एडेमा का कॉज हाइपोनेट्रीमिया के केस में। या सेल में ATP ही कम हो गई, सोडियम पोटेशियम पंप नहीं रन कर पा रहा है, सोडियम को बाहर फेंक नहीं पा रहा है, अंदर सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, तब भी वाटर अंदर मूव कर जाएगा। सोडियम बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं किसी भी हालत में, तो अल्टीमेटली वाटर अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। फिर उसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर एडेमा में क्या चीज़ हो गई? हमने पढ़ा कैपिलरी कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी की परमेबिलिटी अगर बढ़ जाएगी, कोफिशिएंट बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए, किडनी फंक्शनिंग ना हो रही हो, CRF हो रहा हो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड की क्वांटिटी बढ़ जाए, या वेनस रिटर्न ना हो पाए, फेलियर ऑफ वेनस पम्प्स हो जाए, आर्टीरियल रेजिस्टेंस कम हो जाए वेजोडाइलेटर ड्रग वगैरह दे करके, तो अल्टीमेटली क्या हो? कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी हमने बात क्या की कि ये कैपिलरी का जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये डिक्रीज कर जाए। ये जितना डिक्रीज करेगा, देखिए माइनस साइन लगा, ये जितना डिक्रीज करेगा उतना ही फिल्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि प्लाज्मा ये फिल्ट्रेशन, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स की क्वांटिटी कम हो रही है कैपिलरी प्रोटीन, ये इसमें कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होने में। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की क्वांटिटी कम हो रही है वो क्या कंडीशन होती है? या तो प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस बढ़ जाए यूरिन में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? लिवर जो है क्या कहते हैं, लिवर डिजीज़ हो गई, सिंथेसिस ही कम हो गया, बॉडी में प्रोटीन ही नहीं, मेल न्यूट्रिशन है। कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ने के कॉज हम लोग बात कर चुके हैं कि कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि इम्यून रिएक्शंस हो गया, टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। इन कंडीशंस में वेनस प्रेशर जो है इंक्रीज़ करता है, हार्ट फेलियर केस में सारी बातें हो चुकी हैं।
और ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ रिटर्न अगर हो रहा है, लिम्फ वापस नहीं जा पा रहा है, तो अल्टीमेटली इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिपोजिशन बढ़ने लगेगा और एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे इडेमा शो होगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे कहते हैं सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान है, शॉर्ट में इसको हम समझाएंगे, अगले 10 मिनट में हम लोग ख़त्म करेंगे। सेफ्टी फैक्टर आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। सो जस्ट गो ऑन अ नेक्स्ट वीडियो फॉर द सेफ्टी फैक्टर। थैंक यू फ्रेंड्स।